गगन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्त्री रचना धर्मिता के विभिन्न स्वरों को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल जो अधिकांश स्त्री रचना धर्मिता का स्वर है, उसमें कथ्य के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, या जो अभिव्यक्ति के बने बनाए ढांचे हैं उनको तोड़ने के स्तर पर, क्या कुछ ऐसा आपको अनूठा दिख रहा है जिसे आप चिह्नित करके बताना चाहते हैं? मैं आज आपके सामने जिस भी लायक हूँ, बहुत ह्यूमिलिटी से कहना चाहती हूँ कि मैं केवल अपने संघर्ष, अपनी मेधा और अपने आत्म संशयों के कारण हूँ। अगर मैंने अपने आत्म संशयों का ये स्वरूप नहीं बनाया होता कि उसका कोई अर्थ दूसरों के लिए भी निकलता, तो शायद आप मुझे आज इस मंच पर नहीं बुलाते। दूसरी चीज जो अभी आपने प्रश्न किया, मैं जब भी बोलती हूँ थोड़ा दो टूक ही बोलती हूँ। पंजाबी खून है और कुछ मेरा स्वभाव भी होगा। मुझे, अगर हम हिंदी के स्त्री लेखन की बात करते तो मुझे एक दो स्वरों को छोड़कर उपन्यास में, मुझे कविता में तो मेरा मन कहीं नहीं अटकता। पुराने पोइट्स में तो अटकता है। और मुझे कुछ वुमेन राइटर्स से ये शिकायत है कि आप कब तक जो प्रेडिक्टेबल विषय है उन्हीं पर ही लिखते रहेंगे, और केवल इसलिए लिखते रहेंगे कि उससे एक स्त्री विमर्श का झंडा आपके हाथ में आ जाता। इस समाज ने, इस शिक्षा व्यवस्था ने आपको इतने सुनहरे अवसर दिए, आप कुछ भी चैलेंजिंग काम क्यों नहीं कर पाते? कहाँ रुक जाते? तो मुझे बल्कि इसमें गहरा धक्का लगता है जब मैं देखती हूँ कि भाई, अगर स्त्री लेखन ये है जो इस समय हो रहा है, मुझे मार तो बहुत पड़ेगी इसके बाद, लेकिन मैं पंजाबी खून है, आपको उसकी चिंता मत कीजिए। अगर स्त्री लेखन ये है, तब तो लेखिकाओं ने स्त्री लेखन का जो नुकसान किया, सबसे ज्यादा किया। वुमेन माइंड बिल्कुल अलग तरह से क्रिएटेड है। ये वुमेन को भी पता होना चाहिए, राइटर को भी पता होना चाहिए। वुमेन माइंड, उसकी जो एम्पैथी है, उसका जो सहज अंतर्दृष्टि, एक ही टेक्स्ट क्लास में, कोएड में आप पढ़ा दीजिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, लड़की जिस तरह से उस टेक्स्ट की अंतर्ध्वनि पकड़ेगी, लड़का नहीं पकड़ पाता। अब इस पावर से ये जो 7 स्वरों के अलावा 8वां स्वर स्त्री के कंठ में विधाता ने दिया है, उसका उपयोग तो कोई बिल्कुल नई खिड़की खोलने में किया जा सकता और करना चाहिए। और हमारे इतिहास में, विश्व इतिहास में समय समय पर स्त्रियों ने किया है। आपने 8वें स्वर की बात कही। एक बहुत फंडामेंटल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, चूंकि आप कविता को लेकर काफी गहराई से चिंतन भी करती रही हैं। क्या
आपको लगता है कि कवि हर बार कविता की तलाश करता है या कि कविता भी कवि का दरवाजा खटखटाती है? मुझे लगता है दोनों ही चीजें होती हैं। जी। कवि भी तलाश करता है, कविता भी दरवाजा खटखटाती है। लेकिन एक तीसरी चीज है, अगर कोई बड़ा कवि है या अपने कवि कर्म को चैलेंज के साथ देखता है, तो वो बहुत आसानी से दरवाजा खटखटाया बेशक जाए, खुलता नहीं है। वो कवि ही क्या जो अपने को चैलेंज ना दे, वो कवि ही क्या जो एक बार जैसा उसने लिखा उसके बाद अपने को तोड़कर दोबारा से ना लिखे। मुझे लगता है लिखने वाले को अपने को तोड़ना आना चाहिए। जितना लिखना जरूरी है उतना ही अभ्यास अपने को तोड़ने का भी होना चाहिए। इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग हाई, इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, और अगर फुट लिखना है कि चिड़िया के उड़ते ही मेरे अंदर एक बलबला आ गया, तो क्या है? इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा। गालिब ने एक शेर कहा था, बड़ा मकबूल शेर है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो क्या आपको लगता है कि कवि लेखक के भी जिगर में ऐसा कोई तीर नुमा कुछ गड़ा होता है या कोई किसी चीज की किरचें गड़ी होती हैं, वो उन्हें लिख लिख कर जिंदगी भर निकालता रहता है? किरच तो होती है, जी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अपनी किरच निकालते। मैं जब अपना जीवन जीती हूँ और उसमें लोगों के साथ संवाद करती हूँ, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली महिला हो, मेरी कोई पड़ोसी महिला हो, कोई बच्चा हो, जब हम साधारण रूप में बातें शेयर करते तो किस तरह की बातें शेयर? मुझे लगता है कि कई बार उनमें भी हम अपनी किरचें शेयर कर रहे होते हैं और कई बार ये पता नहीं चलता कि आपका चुभा हुआ कांटा कौन सा था और मेरा चुभा हुआ। बहुत सही। और राइटिंग में अगर मुझे सिर्फ अपने ही कांटे निकालने हैं तो दूसरा मेरे ऊपर टाइम क्यों खराब करे? हो सकता है कि प्रोसेस में मैं अपना ही कुछ साफ कर रही हूं, लेकिन जब तक वो किसी हायर पर्पस को एड्रेस नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं टैगोर के साथ जीती मरती, उनकी कविताओं के साथ भी, कहानियों के साथ भी, उपन्यासों के साथ भी। और टैगोर जैसा दिल मुझे सारे संसार में नहीं दिखता। मेरे दूसरे फेवरेट राइटर्स हैं जिनकी चीजें मुझे अच्छी लगती, लेकिन टैगोर को पढ़ते हुए आपको ये है पोइट्स हार्ट। कवि का दिल ऐसा होना चाहिए कि उसके दिल को देखकर आपको रोशनी मिले। वाह, बहुत अच्छी। टैगोर को गए हुए कितना वक्त हो गया, और जो भी प्रेम उन्होंने किया इस संसार के साथ, इसके मनुष्यों के साथ, इसकी स्थितियों के साथ, इसके विरोधाभासों के साथ, वो आज भी हमें जैसे कुछ सिखाता। खास करके जो उनका नॉवेल है गोरा,
और वो जो करेक्टर उन्होंने गोरा क्रिएट किया कि एक इतना संकीर्ण व्यक्ति जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, अंग्रेज चाइल्ड है, और उसको किसी ब्राह्मण परिवार ने अडॉप्ट किया है। उसको मालूम नहीं कि वो उसके पेरेंट्स अंग्रेज, वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध कर रहा, वो इतना संकीर्ण ब्राह्मण है बिकॉज ऑफ हिज अडॉप्शन कि वो छुआछूत में और इन सब चीजों में। और आखिर में जब किताब में उद्घाटन होता है कि वो तो गोरा इसलिए पेरेंटेज के कारण, और वो ब्राह्मण से मलेच्छ हो जाता, उसका जो सेल्फ इमेज है जैसे टू ओनली टैगोर कुड हैव क्रिएटेड समथिंग, क्योंकि वो इट्स नॉट गोरा या ब्राह्मण और मलेच्छ, वो बात कर रहे हैं कि ये जो दो एक्सट्रीम्स हमारे अंदर रहते हमेशा, इनका जो डायलॉग चलता रहे, उस डायलॉग में से कोई क्लैरिटी निकल कर आती। वो सीधे सीधे नहीं कुछ भी प्रीच नहीं करते, लेकिन जो करेक्टर वो क्रिएट करते हैं और जैसे वो एंड करता है, स्वतंत्रता संग्राम से ज्यादा तो आपको ये जो आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट है, ये कितने उथले हैं। यू नो, टैगोर इज द ओनली पर्सन जिन्होंने नेशनलिज्म के खिलाफ लिखा। He didn't believe in nationalism, और हमारा राष्ट्रगान टैगोर का लिखा हो। तो इट्स नॉट कि he didn't believe in nationalism, it is कि उनका दिल, उनकी मेधा, उनकी कल्पना, उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी इतनी विशाल थी कि वो अपने को सीमा में नहीं रखे। और राइटर तो ऐसे ही होना चाहिए जो सीमा को तोड़ दे, और सीमा को तोड़ेगा तो तभी जब उसको सीमा का कुछ पता होगा। और अगर वो पहले ही अपनी सीमा खुद ही बनाकर बैठा है तब तो आपकी इन बातों से ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कुछ। मेरी रचना प्रक्रिया काफी मिस्टीरियस है, मुझे भी नहीं पता क्या, क्योंकि मैं बहुत आसानी से नहीं लिखती। जी। और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि अलग तरह से लिखूं और अलग विषय पर लिखूं, और जिस चीज पर लिखूं वो मेरा ज्ञान दूसरों को बताने के लिए ना हो, बल्कि उसको लिखते हुए मुझे खुद को कुछ स्पष्टता मिले इस विषय के लिए, चाहे मैं कविता पर काम करूं, ऐसे पर काम करूं। तो मुझे एक तो लगता है कि मैं एक पेरेनियल स्टूडेंट हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टूडेंट की तरह ही अपने को फेल करती रहती हूँ कि नहीं मुझे, लेकिन उसी प्रोसेस में से कोई चीज भी निकल कर आ मैं आसान विषय को नहीं पकड़ती। मैं आसानी से, मुझे लिखना तो आता है ऐसा लगता, लेकिन मैं आसानी से लिखना नहीं चाहती। मैं लिखना तभी चाहती हूँ जब वो लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो, और दूसरा वो लिखना मुझे किसी नई जगह पर ले जाने वाला। सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इससे ये समझ में आया कि आप केवल अपनी भीतर की जो आपकी एक
यूं कहने की एक अर्ज है, उसको लेकर आप रचनाएं लिखा करती हैं। बाहरी दबाव उस पर अमूमन नहीं होते। कैसे हम ऐसा समझें कि लिखने के पीछे कोई बाहरी दबाव अमूमन नहीं होते? लेकिन अंदरूनी दबाव भी नहीं होते। जो होता है कि अगर मुझे एक तरह की शिक्षा के सुअवसर मिले हैं, तो मुझे अपने माइंड को चैलेंज करना चाहिए, मुझे अपने नॉलेज को एनरिच करना चाहिए, मुझे और जानना है और जानना है और जानना है। और क्या उस प्रोसेस में से जिसमें हम और जानना चाहते और जानना चाहते, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक ही पुस्तक मैंने लिखी जिसको यात्रा वृतांत कहते हैं, पर मेरे लिए वो यात्रा नहीं थी, क्योंकि यात्रा वृतांत क्या, यहाँ से वहां गए, रास्ते में भालू मिल गया, फिर उसके बाद शेर मिल गया। क्योंकि कोई भी जगह को ज्योग्राफी तो है ही नहीं। हम जिस जगह में घूमते हैं वो ज्योग्राफी नहीं है, वो भूगोल नहीं, वो जो देश काल है। हम सिर्फ देश में नहीं घूमते, हम काल में भी घूमते। जी जी बिल्कुल। तो जो देश और काल से मिलकर एक पूरी चीज निकलती है। हम कोई भी जगह देखने जाते हैं, उसमें इतना सारा समय जुड़ा हुआ है, उसने उस समय ने उसको इतनी तरह से गढ़ा है, तोड़ा है, और उसका गढ़ना तोड़ना दोनों बोलते हैं। आप नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर देखने चले जाइए, तो वो खंडहर भी बोलता है, और जो वहां हो गुजरी वो भी बोलता, और जो हो गुजरने से पहले जो कुछ भी था वो भी बोलता। और वो मेरे साथ नहीं, वो हम सबके जो भी विजिटर है उसको वो तीनों ही समय एक साथ बोलते। पर एज ए राइटर मेरे लिए ये चैलेंज है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एज ए विजिटर महसूस की, क्या मैं एक लेखक के तौर पर उसकी शेडोज को पकड़ सकती? क्योंकि लिखने की जो सबसे मुश्किल चीज है, जो भाषा है, ये सीधी लाइन में चलती, लीनियर है, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है किसी चीज को, वो 3 डायमेंशनल बनती है, 4 डायमेंशनल बनती है। अब उसको आपको फिर से फ्लैट करना है या उसको कैसे करना है? और जितना मेरा समय लिखने में बीता है, मैंने ये समझा है कि एक छोटा सा वाक्य भी उसके अंदर इतना जीवन, इट्स लिविंग थिंग। ये बिल्कुल मछली की तरह से है, जिसको आप जब पकड़ते हैं हाथ में तो ऐसे ऐसे कांपती है। तो एक छोटा सा वाक्य भी लिविंग चीज है, और उसमें इतनी संभावना है, और वो इतना एग्जैक्ट वास्तुशिल्प की उम्मीद करता है, that you are supposed to make a perfect creature out of it. भाषा कोई इतनी स्थूल चीज नहीं है कि आप कैसे भी इस्तेमाल कर लें। उस तरह से तो भाषा हमारे मीडिया में इस्तेमाल होती है, समाचार पत्र में होती है, लेकिन अगर साहित्य में भाषा इस्तेमाल हो रही है तो उसको अपने को बिल्कुल ही इनसाइड आउट करके आना होगा। आपकी इन बातों से ये जानने की भी इच्छा होती है कि क्या एक लेखक लिखकर साहित्य को समृद्ध करता है, या साहित्य भी लेखक को समृद्ध करता है? साहित्य ही करता है, लेखक कहाँ करता? इसको थोड़ा आप समझा के बताएंगे तो। साहित्य ही समृद्ध करता
और हर तरह का साहित्य नहीं, जो 100 साल में 2-3 किताबें बचती हैं किसी भी भाषा में, जिनके साथ हम जीते मरते हैं, जिन्हें हम अपने तकिए के पास रख के सोते हैं, कभी बहुत संशय में हो, या कभी जब अपने साथ क्या करें कुछ समझ में ना आता हो, जो सबसे गहरा निराशा का मोमेंट हो, जब हमें लगे कि हम बिल्कुल ही एज ह्यूमन बीइंग बर्थलेस है, उस समय अगर कोई चीज आपको जीवन में उम्मीद के प्रति आश्वस्त करता है, तो वो साहित्य है। और मुझे लगता है कि अगर हम साहित्य के ठीक ठाक पाठक हैं और बने रहते हैं, तो भी हमने अपना जीवन ठीक से जी लिया। लिखना अच्छा भरा पूरा जीवन जीने के लिए लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ना, किताब के साथ रहना, किताब के किसी एक वाक्य के साथ रहना, किताब के किसी एक मोमेंट के साथ रहना, दिनों दिनों तक रहना, वो जिस तरह से आपको भरता है, वो आपकी अपनी राइटिंग तो एक ब्लाइंड पर्सन की एक्सरसाइज है कि आप अंधेरे कमरे में अपने को टटोलते हैं कि इसमें कहीं कोई दरवाजा या खिड़की है या नहीं, और होती नहीं। वो खिड़की हमेशा दूसरे की किताब में, दूसरे के लिखे में। बहुत सुंदर।